तेरी कामयाबी पर तारीफ तेरी कोशिशों पे ताना होगा। तेरी कामयाबी पर तारीफ तेरी कोशिशों पे ताना होगा। तेरे दुख में कुछ लोग तेरे सुख में जमाना होगा। नमस्ते, हेलो, हाय दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? पिछले वीडियोज में हमने जाना था डायबिटिक मेलेटस क्या होता है, उसके डेफिनेशन क्या हैं, एनर्जी सोर्सेज क्या होते हैं, टाइप्स क्या हैं। आज हम जानेंगे डायबिटिक मेलाइटस के नॉर्मल रेंजेस क्या क्या हैं। अगर जो हम डायबिटिक मेलाइटस को फाइंड आउट करना है, हाइपोग्लाइसेमिया और हाइपरग्लाइसेमिया को, तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो पिछले वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने उसका लिंक डाला हुआ है। अगर जो आप पिछले वीडियोज को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को टैप करके देख सकते हैं। अभी हम जानते हैं रैंडम ब्लड शुगर, यानी किसी पेशेंट का जो रैंडमली हम लोग स्पेसिमेन लेके उसका ग्लूकोज लेवल मेजर करते हैं सीरम में, तो वो 60 से और 120 mg पर डेसीलीटर के बीच में होना चाहिए, तो वो पेशेंट नॉर्मल है। फास्टिंग ब्लड शुगर, जो किसी पेशेंट का अगर जो ओवरनाइट फास्ट है और अर्ली मॉर्निंग उसका स्पेसिमेन लेके हम लोग सीरम से ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट करते हैं, तो उसका लेवल 60 से 110 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। बात करें पीपीवीएस की, पीपीवीएस में हम लोग दो स्पेसिमेन लेते हैं। एक ओवरनाइट फास्टिंग स्पेसिमेन लेते हैं जिसमें पेशेंट का अर्ली मॉर्निंग स्पेसिमेन लेके उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल देखा जाता है, और दूसरा जो है कि पेशेंट के पोस्टप्रेंडियल ब्लड शुगर में हम लोग पेशेंट के 2 आवर ब्रेकफास्ट अगर जो पेशेंट कोई किया है उसके 2 आवर के बाद से जो स्पेसिमेन लेते हैं, उसके सीरम से ब्लड ग्लूकोज लेवल मेजर करने पे 70 to 140 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। ये थोड़ा रेंज बढ़ा हुआ होता है एज कंपेरिजन टू फास्टिंग ब्लड शुगर, क्योंकि पेशेंट अभी तुरंत ही कार्बोहाइड्रेट या कोई भी प्रोटीन मिनरल्स जल्द ही लिया हुआ होता है, जिसका मेटाबॉलिक फंक्शन चल रहा होता है, जिससे हमारा ग्लूकोज लेवल अप होता है, बढ़ा होता है। बात करें हाइपोग्लाइसेमिया की, हाइपोग्लाइसेमिया जैसे 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हाइपो और ग्लाइसेमिया। हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपो का मतलब होता है कम, और ग्लाइसेमिया मीन्स ग्लूकोज, जिसका ग्लूकोज कम हो उसे हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। यानी 60 mg पर डेसीलीटर से कम जिसका ग्लूकोज आता है, जिसका नॉर्मल, जिस पेशेंट का ग्लूकोज ब्लड सीरम में 60 mg पर डेसीलीटर से बिलो आता है, उसे हाइपोग्लाइसेमिक बोलते हैं। हाइपोग्लाइसेमिक का असर मैंने बताया था कि अगर जो हाइपोग्लाइसेमिक किसी पेशेंट को हो जाता है तो उसे न्यूरल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, न्यूरल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, स्टॉक हैंड एंड स्टॉक नंबनेस होने लगता है, पेशेंट को भूलने की बीमारी हो जाती है, शॉक आने लगता है, कन्वर्जन आने लगता है। ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है बहुत सेंसिटिव होता है ग्लूकोज के। ब्रेन जो है, ब्रेन का एनर्जी का जो भी मेटाबॉलिक फंक्शन होता है वो पूरा ग्लूकोज पे ही डिपेंड होता है। दूसरा बात करते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया होता क्या है? हाइपरग्लाइसेमिया की 2 वर्ड से मिलकर बना है, हाइपर और ग्लाइसेमिया। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा और ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज। ग्लाइसेमिया का मतलब है ग्लूकोज से रिलेट करता है, यानी कि जिसका ग्लूकोज ज्यादा हो, जिसका ब्लड सीरम में ग्लूकोज लेवल मोर देन 120 mg पर डेसीलीटर यानी नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो, उसे हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। इसमें होते क्या है वो चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, कॉजेज के बारे में। ये जो भी डाटा हम लोगों ने अब तक पढ़ा है अमेरिकन डायबिटीज कंट्रोल का डाटा था, जो भी ये नॉर्मल रेंजेस पढ़े हैं हमने अमेरिकन डायबिटीज कंट्रोल का था। कहीं कहीं पे कहीं कहीं बुक्स में अलग अलग नॉर्मल रेंजेस हो सकते हैं। हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे डायबिटिक मेलाइटस में, कि मेटाबॉलिक अल्टरनेशन डायबिटिक मेलाइटस में क्या क्या होते हैं, यानी कि किसी पेशेंट का जो डायबिटिक मेलाइटस है तो उसे मेटाबॉलिक अल्टरनेशन क्या होंगी, तो उसे हाइपरग्लाइसेमिया पहले दिखेगा। यानी हाइपरग्लाइसेमिया का होने का रीजन क्या है, इसके पीछे कारण जानेंगे हाइपरग्लाइसेमिया का। उसका मेन रीजन होता ये है कि उसके जो बॉडी के सेल्स होते हैं या ऑर्गन के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर ग्लूकोज की कमी होने लगती है, डिफिशियंसी होने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे इंसुलिन को हमारा जो इंसुलिन है वो इनएक्टिव है, यानी कि वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है ग्लूकोज को।
तो इससे होता ये है कि सेल्स में ग्लूकोज की कमी दिखने लगती है। इससे ग्लाइकोजेनोलाइसिस होने लगता है, यानी जो ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में स्टोरेज फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो स्टोरेज फॉर्म होता है ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन का क्या होने लगता है, बार बार लाइसिस होता है ताकि हमारे बॉडी को ग्लूकोज मिल सके, लेकिन मिलता तो है नहीं, क्योंकि इंसुलिन की कमी के डिफिशियंसी की वजह से हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे उसके बाद से क्या होता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस होने लगता है, यानी कि ग्लाइकोजन का दोबारा से बनना चालू होता है, यानी ग्लूकोजन का दोबारा बनना चालू होता है, जैसे नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से, जैसे प्रोटीन से बनना चालू हो जाएगा। जैसे कि हमने एनर्जी सोर्स के बारे में जाना था, उसका मेन रीजन यही था कि हम लोग पहले ये जान लें कि डायबिटिक मेलाइटस से पहले ये जानना जरूरी होता है कि हमारे बॉडी में जो है कि एनर्जी सोर्सेज की क्या क्या नीडेड है। मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि पहले अगर जो हमारे बॉडी में अगर जो एनर्जी की ज़रूरत है तो हम लोग पहले कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी हमारे बॉडी में पहले कार्बोहाइड्रेट होना जरूरी है एनर्जी सोर्स के लिए। अगर जो कार्बोहाइड्रेट की कमी महसूस होती है तो हमारी बॉडी फैट पे जाता है, फिर प्रोटीन पे जाता है, फिर मिनरल, वाटर, ऐसे विटामिन। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, वाटर, विटामिन ऐसे होते हैं। तो इसी क्रम में हमारी बॉडी एक दूसरे पे शिफ्ट होती है अगर जो उसे एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो अगर जो कार्बोहाइड्रेट से वो ग्लूकोज बना नहीं पा रहा है तो वो दूसरे तरफ देखेगा, जैसे कि फैट और प्रोटीन के तरफ, कि हम उससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करें, उसे ग्लाइकोनियोजेनेसिस से के थ्रू वो करता है। तो बार बार होने लगता है, जिससे पेशेंट को हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिलता है, क्योंकि बॉडी में उसकी कमी की वजह से, ग्लूकोज की कमी की वजह से। मोलिक अल्टरनेशन के दूसरे पॉइंट पे आते हैं ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया में क्या होता है, किसी पेशेंट के अंदर अगर जो 180 mg यानी नॉर्मल रीनल थ्रेशोल्ड के ऊपर की ग्लूकोज की वैल्यू आ रही है, तो उसके यूरिन में ग्लूकोज दिखना ही दिखना है, यानी कि उसके यूरिन में ग्लूकोज पॉजिटिव आएगा, 1+ 2+ आ सकता है, जिससे रीनल थ्रेशोल्ड के ऊपर की वैल्यू, यानी रीनल थ्रेशोल्ड का नॉर्मल रेंज होता है 180 mg पर डेसीलीटर, इसके ऊपर आता है तो ग्लूकोज में यूरिन का दिखना तय है। ग्लाइकोसूरिया की बात करें कि होता कैसे, तो मैंने पहले ही आपको बता चुका था कि डायबिटिक मेलाइटस पेशेंट में उनके सेल्स के अंदर जो होता है ग्लूकोज का डिफिशियंसी नजर आती है, जिससे हमारी बॉडी शिफ्ट होती है दूसरे एनर्जी सोर्स की तरफ, यानी प्रोटीन और लिपिड की तरफ। तो उससे क्या होता है, प्रोटीओलाइसिस, लिपिड लाइसिस होता है, जिससे अगर जो प्रोटीओलाइसिस होता है तो प्रोटीन के कैटाबोलिज्म से अमोनिया निकलता है, और अमोनिया से ग्लूकोज बनाने का प्रयास करता है। ये प्रोटीओलाइसिस में अमोनिया से ग्लूकोज बनाने का हमारा बॉडी प्रयास करता है, लेकिन उसके साथ साथ लिपोलाइसिस भी होता है, यानी कि लिपिड का भी टूटना तय है, यानी लिपिड भी उसके साथ लाइसिस होता है, उसका भी लाइसिस होकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन बनाना चाहता है हमारा बॉडी, जिससे होता ये है कि ग्लूकोज जो है ये हमारी यूरिन में दिखती है, और उसके साथ साथ निगेटिव एनर्जी बैलेंस, यानी कि ये प्रोटीओलाइसिस और लिपोलाइसिस की वजह से निगेटिव एनर्जी बैलेंस, यानी कि हमारे अंदर जो है एनर्जी की कमी दिखाई देगी, जिसके जो डायबिटिक पेशेंट होंगे उनके अंदर एनर्जी की कमी दिखाई देगी। और दूसरा उसका रीजन होता है उनके अंदर पॉलीफेजिया दिखाई देगा, यानी उनको एनर्जी की कमी होगी तो वो बार बार उनको लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, यानी बार बार उन्हें भूख लगी, इंक्रीज एपेटाइट होगा, सॉरी मैंने लॉस ऑफ एपेटाइट बोल दिया, इंक्रीज ऑफ एपेटाइट होगा, यानी भूख की चेष्टा बढ़ेगी, बार बार उन्हें भूख लगेगी, प्यास लगेगी। अब बात करें अब कीटोसिस की। कीटोसिस में हमने अभी डिस्कस किया था कि लिपोलाइसिस होती है डायबिटिक मेलाइटिस पेशेंट में। लिपोलाइसिस होने की वजह से कीटोन जो है कि उससे निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है कीटोन निकलेगा, जिससे कीटोन से होता यह है कि वो कीटोन जो है यूरिन में भी निकल रहा है, ज्यादा निकलने की वजह से जैसे कीटोन यूरिया, यानी कि कीटोन यूरिया हो जाता है। कीटोन यूरिया होने की वजह से हमारी यूरिन में कीटोन का दिखना तय है। फिर एचएचएस हो जाता है। एचएचएस क्या होता है, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट यह टाइप 2 पेशेंट में होता है। टाइप 2 पेशेंट में होने की वजह से इसमें क्या होता है, पॉलीफेजिया और पॉलीडिप्सिया दोनों नजर आती है, और बार बार पेशेंट के अंदर प्यास लगेगी, पेशेंट जो है कि उसे भूख लगेगी बार बार, और वो बार बार पॉलीयूरिया यानी यूरिनेट करेगा बार बार। इंडिकेशन क्या होते हैं डायबिटिक मेलाइटिस में, अगर जो कोई पेशेंट डायबिटिक मेलाइटिस से सफर कर रहा है तो उसे
लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे, यानी कि अगर जो ज़्यादा टाइम से उससे डायबिटिक मेलाइटस है, उसने कंट्रोल नहीं किया हुआ अपने डायबिटिक पे, वो बराबर जो है कि अपने टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, जो कंसल्टेंट का फॉलोअप है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसे जो है कि ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। जैसे कि इसमें सबसे पहले होता क्या है, माइक्रो एंजियोपैथी, यानी कि माइक्रोवेस्कुलर डिजीज होता है, ये वेस्कुलर डिजीज होता है, यानी कि जो एओर्टा होता है हमारे हार्ट का, जो एओर्टा होता है, एओर्टा होता है जो, उसकी जो साइज होती है, उसके जो वॉल की साइज होती है हार्ट के, ये हार्ट में होता है, उसके वॉल की साइज जो है वो सिकुड़ती जाती है, वो सिकुड़ती चली जाती है, जिससे क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस जिसको कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस होने लगता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होने लगता है, स्क्लेरोसिस होने लगता है, एओर्टा का एथेरोस्क्लेरोसिस होने लगता है, छोटा होने लगता है, जिससे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें पेशेंट का एचडीएल वैल्यू बढ़ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। इसीलिए लिपिड का टेस्ट हम लोग करवाते हैं जिस पेशेंट को डायबिटिक मेलाइटस है, यानी कि एओर्टा की जो साइज है छोटी होती चली जाएगी, जिससे ब्लड जो है वो इजीली पास नहीं कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, वो ब्लड जो है टूटने लगते हैं, या फिर ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से बीपी पे कंट्रोल छूट जाता है, जिससे हार्ट जो एओर्टा होता है, वॉल जो होता है, वहाँ से लीकेज होने का प्रॉब्लम हो जाएगा, या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है। बात करें दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो माइक्रो एंजियोपैथी की होती है, यानी कि जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि जैसे कि ल्यूमिना जो है, जो हार्ट में ल्यूमिना होती है वो थिक होने लगती है, यानी कि मोटी होने लगती है, एज पर टाइम वो बड़ी होती लगती है, जितना हम लोग डायबिटिक मेलाइटिस पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, उसकी ल्यूमिना जो है वो थिक होती जाएगी एज कम्पेयर टू अदर पेशेंट। अदर जो नॉन डायबिटिक पेशेंट है उनके कंपैरिजन में ल्यूमिना जो है वो मोटी होती चली जाती है, जिससे मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं माइक्रो एंजियोपैथी में। जो पेशेंट डायबिटिक मेलाइटिस से सफर करते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन के भी चांसेस कम होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है कि इम्यूनिटी जो है वो वीक होती चली जाती है, जैसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि वो उनके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रेटिनोपैथी हो जाता है, रेटिनोपैथी हो जाता है क्योंकि हमारे आइज को रेगुलर ब्लड वेसल जो आइज के होते हैं वो इजीली फंक्शन नहीं कर पाते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं ब्लड वेसल्स में, ये ल्यूमिना के थिकनिंग होने की वजह से, जिससे रेटिनोपैथी हो जाती है। पेशेंट को नेफ्रोपैथी हो जाएगी, यानी कि किडनी तक ब्लड वेसल्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, जिससे नेफ्रोपैथी हो जाएगी, यानी कि रेटिनोपैथी होगी, यानी कि रेटिना में प्रॉब्लम, यानी आइज में प्रॉब्लम, आइज में प्रॉब्लम। नेफ्रोपैथी होगी मतलब यहाँ ब्लड वेसल्स अच्छे से नहीं काम कर रहे हैं, अच्छे से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, मिनरल का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, किडनी जो है फंक्शनिंग में दिक्कत आ जाती है। फिर न्यूरोपैथी हो जाता है, नेफ्रोपैथी में किडनी का दिक्कत हो जाता है, न्यूरोपैथी में न्यूरल दिक्कत होने लगते हैं। जैसे हम लोगों ने वो पहले समझा था कि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ग्लूकोज के लेके, क्योंकि उनकी एनर्जी का एकमात्र सोर्स होता है ग्लूकोज, वो ग्लूकोज पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, और उसके बढ़ने की वजह से हम लोग अपने न्यूरॉन से कंट्रोल धीरे धीरे कम होने लगता है, जिससे न्यूरोपैथी यानी न्यूरल प्रॉब्लम्स, न्यूरल कॉम्प्लिकेशन दिखने लगती है। अगर जो किसी पेशेंट के अंदर डायबिटिक मेलाइटिस है तो उसके सबसे पहले 3 काजेज होते हैं, जिसे हम लोग ट्रिपल पी के नाम से जानेंगे। पॉलीडिप्सिया मतलब बार बार प्यास का लगना, दैट इज नोन एज पॉलीडिप्सिया, बार बार प्यास का लगना पॉलीडिप्सिया। पॉलीफेजिया क्या होता है, बार बार भूख का लगना, मतलब एपेटाइट का इंक्रीज हो जाना, बार बार भूख लगी क्योंकि हमें ग्लूकोज की कमी है, एनर्जी की कमी है, दैट्स व्हाई। और पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया और पॉलीयूरिया यानी कि बार बार यूरिनेट होता है पर्सन, क्योंकि बार बार वो पानी ले रहा है ना, इस वजह से पॉलीयूरिया होता है, यानी कि ADH हार्मोन भी इसमें अच्छे से काम नहीं करते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के बारे में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि इसी वजह से नेफ्रोपैथी भी होती है। तो इसके बहुत सारे काजेज हैं, वेट लॉस होने लगता है, रेटिनोपैथी होने लगता है,
और आगे हम लोग जानेंगे इसके लैबोरेटरी डायग्नोसिस क्या होता है, यानी कि हमको अगर जो डायबिटिक मेलाइटस को पहचानना है तो हम लोग क्या क्या लैब डायग्नोसिस में क्या लैब में की तरफ, यानी डायबिटिक मेलाइटस के लैब डायग्नोसिस क्या होते हैं, यानी लैब डायग्नोसिस क्या होते हैं, हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे लैब टेस्ट के हेल्प से कि इस पर्सन को डायबिटिक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले आरबीएस, एफबीएस, पीपीबीएस कराएंगे, यानी कि आरबीएस कराएंगे, या पेशेंट फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो उसे आरबीएस कराना होता है। अगर जो पेशेंट जो है कि सेकेंड टाइम आता है या फिर उसके एक्यूरेट वैल्यू जाननी है ग्लूकोज की, तो एफबीएस और पीपीबीएस बोथ कराते हैं, कोरिलेट करने के लिए वैल्यू कि क्या पेशेंट के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंस है या नहीं उसके सीरम में, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि किसी फिजियोलॉजिकल रीजन की वजह से भी ग्लूकोज की वैल्यू बढ़ के आती है पेशेंट के अंदर, तो उसे फाइंड आउट करते हैं एफबीएस और पीपीबीएस दोनों करा के। जो रैंडम ब्लड शुगर होता है, फास्टिंग ब्लड शुगर होता है, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर होता है, इसमें फास्टिंग सैंपल लेते हैं और ये आफ्टर ब्रेकफास्ट के 2 घंटे के बाद लेते हैं। फिर जीटीटी कराते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये होता है ओजीटीटी और आईजीटीटी। ओजीटीटी में होता है कि पेशेंट को ओवर फास्टिंग रखते हैं, ओवरनाइट फास्टिंग रखते हैं, और उसको जो है कि हम लोग पहले से प्रिपरेशन करना होता है, उसे बताना होता है पेशेंट को कि आपको टेस्ट के ड्यूरिंग कोई भी अन्य चीज़ें नहीं लेनी है, और उसे ओवरनाइट फास्ट होना है, और पेशेंट जैसे ही आता है अर्ली मॉर्निंग तो उसकी फ्रेश स्पेसिमेन लेते हैं, फिर उसका फ्रेश स्पेसिमेन लिए ब्लड का और यूरिन का स्पेसिमेन लेते हैं, और दोनों में जो है कि ग्लूकोज की वैल्यू इवेल्युएट करते हैं। फिर दूसरी बार में क्या होता है, पेशेंट को उसके बाद से क्या करते हैं, तुरंत 75 ग्राम ग्लूकोज जो है 250 ml डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व करके पेशेंट को देते हैं, यानी पीने के लिए देते हैं। पेशेंट उसे कंज्यूम करने के बाद आफ्टर 1 आवर के बाद अगेन आता है, या 30 कहीं कहीं 1 आवर पे किसी लैब में लिए जाते हैं सैंपल्स, या फिर कहीं 30 मिनट पे 2.5 घंटे तक हर आधे घंटे के अंतराल पे लेते हैं, जैसे कि उसका ब्लड स्पेसिमेन और यूरिन स्पेसिमेन दोनों लेते हैं। और जो पेशेंट ओरल लेने में कैपेबल नहीं है, ओरल जो है कि ग्लूकोज लेने में कैपेबल नहीं है, उनको क्या करते हैं हम लोग इंट्रावेनसली ग्लूकोज देते हैं, और यही चीजें फॉलो अप करते हैं। इसे ओजीटीटी को कहते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसको कहते हैं इंट्रावेनस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। उसके बाद HbA1c करते हैं ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन को फाइंड आउट करने के लिए। ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन को ये फाइंड आउट करता है, ग्लाइकोसिलेटेड HB को, यानी कि कौन सा ऐसा हीमोग्लोबिन है जो ग्लूकोज से बाइंड है, यानी कितने % हीमोग्लोबिन है जो नहीं बाइंड है और कितने % हीमोग्लोबिन है जो बाइंड है, वो HbA1c फाइंड आउट करता है। जो परसेंटेज में हमारी वैल्यू आती है, और ये एक्यूरेट डायग्नोसिस बताता है कि पेशेंट के अंदर कितना % ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट है। फिर लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, जैसे कि हम लोगों ने इसके कॉजेज में डिस्कस किया था कि पेशेंट के अंदर माइक्रोएंजियोपैथी, माइक्रोवास्कुलर डिजीज आती हैं, जिसे लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, जैसे टीजी कोलेस्ट्रॉल, HDL, LDL, VLDL इसमें आते हैं। इसमें टीजी, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, HDL, LDL, VLDL टेस्ट आते हैं, जो लिपिड प्रोफाइल यानी लिपिड के पार्ट्स होते हैं, यानी फैट के पार्ट्स होते हैं। फिर KFT कराएंगे उस पेशेंट का, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसे नेफ्रोपैथी की प्रॉब्लम होगी, यानी कि नेफ्रॉन्स में दिक्कत होगा, तो उसे यूरिया, क्रिएटिनिन, बर्न, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के थ्रू आउट हम लोग जानेंगे कि पेशेंट के अंदर क्या क्या किडनी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो लॉन्ग टर्म से अगर जो डायबिटिक मेलाइटिस से परेशान है तो। फिर उसके यूरिन आरएम कराएंगे, या फिर यूरिन एल्बुमिन और यूरिन ग्लूकोज कराएंगे, यानी पेशेंट के अंदर यूरिन में कितना एल्बुमिन आ रहा है, ग्लूकोज कितना आ रहा है, यानी प्रोटियोलाइसिस हो रहा है क्या, यूरिन कीटोन भी कराते हैं कहीं कहीं, जिससे कीटोन में यूरिन में कीटोन आ रहा है क्या, यानी कीटोन यूरिया है क्या, यूरिन में ग्लूकोज का मात्रा कितना % है, ये जानने के लिए भी यूरिन ग्लूकोज कराते हैं। ये रही हमारी लैब डायग्नोसिस, और हम लोगों ने इसके पैथोजेनेसिस के बारे में भी डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने कंप्लीट डायबिटिक मेलाइटिस के बारे में जान लिया है। इसके बारे में और कुछ जाना हो तो मेरा नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, और आप लोग पिछले वीडियो के बारे में डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे टैप करके देख सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।